हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सभी का। हम लोग जो है वो पहले भी सीईटी के 4 पेपर जो जनवरी में हुए थे ग्रेजुएशन लेवल के, उनके क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब हम लोग जो फरवरी में सीईटी के पेपर हुए हैं 4 और 5 फरवरी को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। हमें ऐसी अभिक्रिया की पहचान करनी है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो बेसिक जानकारी देखते हैं कि ये डिपेंड किस पर होती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस में हमें कुछ मेटल्स दे रखी हैं, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, नॉन मेटल भी है क्लोरीन, और उसके साथ में कुछ हमें मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि इनमें से एक जो मेटल या नॉन मेटल जो है वो दूसरी मेटल या नॉन मेटल को दूसरे यौगिक में से रिप्लेस कर रही हैं। तो ये सारा खेल जो है ये स्टूडेंट्स डिपेंड होता है सक्रियता के ऊपर। तो जो ज़्यादा सक्रिय होता है वो कम सक्रिय को हटा सकता है, यानी कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को हटा सकता है, और इसको हम बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं? सक्रियता श्रेणी। और ये होती है धातुओं की क्रियाशीलता को उनके घटते हुए क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक सक्रियता श्रेणी, जिसमें ऊपर की तरफ क्या होती है हमारी ऊपर की तरफ जो है वो हमारी ज़्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं और नीचे की तरफ कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। इसी को हम सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम होता है। इस आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु या अधातु किसको रिप्लेस कर सकती है और कौन सी रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। तो अब हम उस श्रेणी को देखेंगे जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रखा है, और इसी आधार पर हम लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है। आपको यहाँ पर कुछ मेटल्स दिखाई दे रही होगी, मेटल्स के नाम भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और सबसे लास्ट में गोल्ड है। ऊपर की तरफ लिख रखा है कि ये सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील है, और हाइड्रोजन जो है वो बीच में है। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो हमारी धातुएं हैं वो ज़्यादा क्रियाशील है और मिड में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कॉपर, मरकरी, एजी, एयू, ये सारी की सारी जो है वो कम क्रियाशील धातुएं हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम भी आता है इसी के अंदर, ये सारे के सारे जो है कम क्रियाशील धातु में आते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, तो वो हमारी होती है सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इस सीरीज़ में नाम याद रखने, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इसमें जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वो ज़्यादा क्रियाशील हैं, और नीचे जो धातुएं हैं उसके नीचे, यानी कि जैसे पोटेशियम नीचे वाले आने वाले सभी धातुओं को रिप्लेस कर सकती है, सोडियम इसके नीचे आने वाले सबको रिप्लेस कर सकती है, लेकिन नीचे वाली धातु ऊपर वाली को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया, पोटेशियम की रिएक्शन हमने करवाई NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। तो हम सारणी में देख पा रहे हैं कि पोटेशियम के नीचे है सोडियम, तो पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम कम क्रियाशील है।
तो यहाँ पर जब ये रिप्लेस होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमको मिलेगा KCl प्लस सोडियम। यानी कि हमें यदि इस तरीके से रिएक्शंस दे रखी हैं तो वो रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। लेकिन यदि के की जगह यहाँ पर यदि कैल्शियम दिया होता तो हमको पता है कि कैल्शियम कम क्रियाशील है, सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में जो है वो हमारी अभिक्रिया संभव नहीं होती। जैसे हमारी क्वेश्चन में दे रखा है जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन हम सारणी में देखेंगे कि मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है लेकिन जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जिंक के नीचे आयरन है, मतलब जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है लेकिन आयरन में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिंक को अपनी जगह से हटा सके। तो देख लीजिए हमारी यहाँ पर रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है जिंक प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। तो अभी मैंने बताया कि जिंक क्योंकि मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है इसीलिए जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला। क्योंकि यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है, तो पहली अभिक्रिया नहीं होगी, फिर दूसरा मैग्नीशियम और यहाँ पर कोबाल्ट लिख रखा है, कॉपर है। तो कॉपर सबसे नीचे होता है, वैसे भी मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील होता है, कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, तो दूसरी पॉसिबल है। और थर्ड की मैं यदि बात करूँ स्टूडेंट्स तो थर्ड यहाँ पर जो है वो जिंक आयरन को, यस मैंने अभी बताया कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है तो आयरन को रिप्लेस कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन जब क्लोरीन से करवाते हैं तो यहाँ पर जो है वो क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर देता है। तो हमको क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस हमको क्या प्राप्त हो रहा है, आयोडीन प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अधातुओं की बात कर रहे हैं और इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर F2, Cl2, Br2 और I2, ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारी जो नॉन मेटल में जो क्रम मैंने जमाया है इसमें ऊपर वाली ज़्यादा क्रियाशील है, नीचे वाली कम क्रियाशील है। यानी कि फ्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है, फिर इससे कम क्रियाशील क्लोरीन, फिर इससे कम क्रियाशील ब्रोमीन, फिर इससे कम क्रियाशील आयोडीन। यानी कि ऊपर वाली अधातु नीचे वाली अधातु को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती हैं। तो जब हम यहाँ पर अभिक्रिया में देखेंगे कि भाई क्लोरीन ज़्यादा क्रियाशील है, आयोडीन कम क्रियाशील है, तो क्लोरीन जो है वो आयोडीन को क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। तो यही हमारी रिएक्शन में भी दे रखा है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है और हमें प्रोडक्ट जो है वो क्या प्राप्त हो रहा है, वो हमें प्राप्त हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन हमें प्राप्त हो रहा है। और ये सारी जो रेड गोले के अंदर हमने मार्क किया है ये सारी हमारी क्या है, नॉन मेटल्स है जिनको मैंने क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जमाया है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चंस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।